गोटे हिल के बारे में मेरी मालूमात बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं इन लम्हात को गैर दिलचस्प नहीं महसूस कर रहा था। इस तरह मैं एक सयाह की हैसियत से उस इलाके को देख सकता था। कंपार्टमेंट में मेरे अलावा और भी बहुत से लोग थे। मेरे सामने एक भारी बदन का गोलमटोल शख्स बैठा हुआ था। वो आला तराश के खूबसूरत सूट में मलबूस था। दौलतमंद आदमी मालूम होता था, क्योंकि उंगलियों में हीरे की अंगूठियां नजर आ रही थीं। रात के वक्त भी तारीक शीशों की ऐनक लगाए हुए था। बदन की तरह चेहरा भी गोल मटोल था। गाल फूले हुए थे। शक्ल सूरत से मकामी नजर आ रहा था। उससे कुछ हटकर एक सफेद फार्म खानदान मौजूद था। उनमें एक पुरवकार मर्द, एक लड़की और एक दराज कामत शख्स था जो शक्ल से अहमक नजर आता था। फिर कुछ दूसरे लोग थे। अभी मैं उनका जायजा ले ही रहा था कि दफतन गोल मटोल शख्स अपनी जगह से उठा और मेरे करीब आ बैठा। जगह तब्दील करने की वजह मेरी समझ में नहीं आई थी। उसने बारीक आवाज में कहा हेलो, और मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हो गया। मैंने भी अखलाकन कहा हेलो। बोला, मुझे डिपॉल ढोक कहते हैं, तुम चाहो तो प्रोफेसर ढोक कह सकते हो। मैंने खुश्क लहजे में कहा, और अगर मैं कुछ न कहना चाहूं तो? बोला, तो सितारों की चाल गलत हो जाएगी। मैं उसके बेतुके जवाब पर चौंका। क्या मतलब? उसने इत्मीनान से कहा, वो तो मैं भी नहीं जानता। मैंने कहा, अब तुम दिलचस्प बनने की कोशिश कर रहे हो मिस्टर ढोक। उसने कहा, मैं दिलचस्प हूँ, तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा। मैं उसे देखने लगा। वो बोला, अपना हाथ लाओ। लाओ, मैं चबा नहीं जाऊंगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आखिरकार मैंने उसे घूरते हुए अपना हाथ सामने कर दिया। उसने मेरे हाथ की लकीरों को गौर से देखते हुए कहा, जिद्दी, हट का पक्का, जज्बा हुर्रियत से सरशार, मकसद के लिए जान लड़ा देने वाला, तालीम गैर मुतवक्के तौर पर अधूरी, जफाकश, दलेर, अपनी जात में तन्हा, किसी से नामुतासिर होने वाला, दौलत की आगोश में आंख खोली फिर उससे महरूम हो गए। वतन के लिए तड़पते हो, दोस्तों के बेहतरीन दोस्त, दुश्मनों के बदतरीन दुश्मन। और कुछ बताऊं? उसने मुस्कुराकर कहा। मैं संभल गया था। उसने मेरे बारे में सब कुछ दुरुस्त बताया था। कोई खतरनाक आदमी था। मैंने दिल में सोचा, कौन हो सकता है? बोला, देखो दोस्त, इस वक्त तुम्हारे जहन से मेरा राब्ता है। कोई गलत बात न सोचो मेरे बारे में। मैंने मुस्कुराकर कहा, खूब, तो टेलीपैथ भी हो तुम? उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहा, मैं सिर्फ प्रोफेसर ढोक हूँ। मैंने कहा, तुमने कहा था कुछ और बताओगे मेरे बारे में। उसने चश्मा उतार कर नीचे रख दिया। बोला, बहुत कुछ बता सकता हूँ। बोलो, और क्या बताऊं? उसकी आंखें गोल गोल थीं और उनमें बच्चों जैसी शोखी नजर आ रही थी। मैंने कहा, तुम्हारा तो मेरे जहन से राब्ता है, बताओ मैं और क्या जानना चाहता हूँ। प्रोफेसर ढोक ने गर्दन झुका दी। उसने कहा, हाँ, मैंने अपने इल्म से तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बताया है, लेकिन मैं ना गलत हूँ ना खतरनाक, खास तौर से दोस्तों के लिए। मेरे जहन में ख्याल आया, मुमकिन है ग्रीन पोल या FBI का नुमाइंदा हो। वो फौरन बोला, दोनों पर लानत भेजता हूँ। कोई है जो मुझे अपने लिए इस्तेमाल कर सके, खा वो FBI हो, CIA हो, या ग्रीन पोल हो, या KGB। अब मेरे जज्बात ठंडे हो गए थे। वो मेरी जहनी सोच को अल्फाज की शक्ल देता जा रहा था। इसका मतलब था कि कुछ है। उसने कहा, हाँ, बहुत कुछ हूँ, अंदाजा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अंदाजा हो गया प्रोफेसर, मान लिया मैंने। उसने चश्मा उठाकर आंखों पर लगा लिया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा, अली यार खान। बोला, अपना नाम मैं बता चुका हूँ। मैंने कहा, तुम वाकई दिलचस्प लेकिन खतरनाक आदमी हो। कहाँ जा रहे हो? वो बोला, तुम्हारी तरह किसी नामालूम मंजिल की तरफ। मैंने पूछा, मकामी बाशिंदे हो? बोला, नहीं, इथोपिया का रहने वाला हूँ। सैरो सयाहत का रसिया और एडवेंचर पसंद हूँ। 3 माह से इन्हीं इलाकों में हूँ। मैंने कहा, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। तुम्हें ये भी इल्म है कि मैं किसी नामालूम मंजिल की तरफ जा रहा हूँ? वो बोला, तफरीक की हद तक मैं किसी की जातियात को टटोलता हूँ, वरना मुझे सिर्फ इंसानों से दिलचस्पी है। मैंने कहा, तुम्हारा साथ खतरनाक भी हो सकता है। बोला, सच्चाई के रास्ते बेखतर होते हैं, दिल से दिल तक आओ, कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा, क्या मैं तुमसे दोस्ती की दरखास्त कर सकता हूँ? उसने कहा, कर सकते हो, और मैं हंसने लगा। मैंने पुरमजाक अंदाज में कहा, सर, मैं आपसे दोस्ती चाहता हूँ। बोला, मैं तुम्हें खुशी से दिल की सल्तनत में खुशामदीद कहता हूँ। उसने भी हंसकर कहा और गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। फिर बोला, तुम्हारी खूबियों ने मुझे भी मुतासिर किया है। तुम जैसे लोग पुरकशिश होते हैं। क्या मिशन है तुम्हारी जिंदगी का? मैंने कहा, दोस्ती हो गई है प्रोफेसर, जान लेना फुर्सत से। क्या तुम्हारी अपनी जिंदगी का भी कोई मिशन है? बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा, उसूलन मुझे भी आइंदा पर इन्हिसार करना चाहिए। उसने कहा, नहीं, अभी बता सकता हूँ। खाना पीना, ऐश करना, जिंदगी को इस तरह गुजारना जिस तरह ख्वाहिश हो। मैंने पूछा, गुजार रहे हो? वो बोला, मुकम्मल तौर से और मुतमईन हूँ। मैंने गहरी सांस ली। कहा, बहुत खुश नसीब हो। वैसे जरिए आमदनी क्या है?
बोला हर जगह अपने बैंक मौजूद हैं। तुम्हें इस जुमले पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोला मैं समझाता हूँ। फिर वो इधर उधर देखने लगा। उसकी निगाह उस अहमक शक्ल के लंबे नौजवान पर ठहर गई और उसने चश्मा उतार दिया। दफतन मैंने नौजवान को ठिठकते हुए देखा। फिर उसके चेहरे पर खौफ के आसार नजर आने लगे और दूसरे ही लम्हे वो उछल कर खड़ा हो गया। उसके साथ ही मोमर शख्स ने चौंक कर उसे देखा। नौजवान कांप रहा था। फिर वो सहमे हुए अंदाज में मोमर शख्स से कुछ कहने लगा। जवाब में मोमर शख्स ने चौंक कर हमारी तरफ देखा। ढोक ने चश्मा लगा लिया था। मोमर आदमी मुताज्जिब अंदाज में नौजवान से बातें कर रहा था और हमारी तरफ देखता जा रहा था। उसकी साथी लड़की भी परेशान हो गई थी। फिर मोमर शख्स अपनी जगह से उठा और हमारे करीब आ गया। उसने नरम लहजे में कहा, मुझे एमन ट्रूडो कहते हैं जनाब। मुदाखलत के लिए शर्मिंदा हूँ। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने दिलचस्पी से कहा, जी जी जरूर। और वो बैठ गया। उसने नौजवान की तरफ इशारा करके पूछा, क्या आप उस शख्स को जानते हैं? हमारी निगाहें बेइख्तियार उसकी तरफ उठ गईं। नौजवान अब भी सहमा हुआ बैठा था। ढोक ने जवाब दिया, जी नहीं। बूढ़े ने कहा, लेकिन वो आपसे खौफजदा है। प्रोफेसर ढोक ने कहा, ये उसकी शराफत है। एमन ट्रूडो बोला, मैं नहीं समझा। इस बार मैंने सवाल किया, वो हमसे खौफजदा क्यों है? ट्रूडो बोला, उसका कहना है कि वो आपका $1,00,000 का मकरूज है और तवील अरसे से आपसे मुंह छुपाए फिर रहा है। अब आप उसे जरूर पकड़ लेंगे। ढोक ने संजीदगी से कहा, अजीब बात है। अगर वो $1,00,000 अदा करना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। इसमें खौफजदा होने की कोई बात नहीं है। ट्रूडो ने कहा, बात मजाक की जरूर है जनाब, लेकिन मुझे हैरत है। आम हालात में वो एक संजीदा नौजवान है। आपको डिस्टर्ब करने की माफी चाहता हूँ। वो अपनी जगह से उठ गया और अपनी सीट पर जा बैठा। मैंने ताजुब से पूछा, क्या बात बनी मिस्टर ढोक? वो बोला, अब वो तमाम सफर के दौरान उस शरीफ शख्स को परेशान करता रहेगा कि उसे मेरा कर्ज अदा करना है। इसी तरह कुछ शरीफ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरा कर्ज अदा कर देना पसंद करते हैं। क्या समझे? ऐसे चलते फिरते बैंक हर जगह मौजूद हैं। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ओ तो तुम्हारा जरिया आमदनी ये है? प्रोफेसर ढोक ने कहा, और भी बहुत से हैं। मैं खामोश हो गया। ढोक थोड़ी देर तक मेरे पास बैठा रहा और फिर खामोशी से वापस अपनी जगह जा बैठा। मैं उस शख्स के हैरत अंगेज इल्म पर हैरान था। उसके साथ ही एक परेशान कुन एहसास भी दिल में था। उसका मेरे बारे में इस कदर जान लेना भी मुनासिब नहीं था। ताहम अपनी हद तक मैं उस पर शुबा कर सकता था। लेकिन उस नौजवान का क्या किस्सा था? उसके बाद कोई काबिल जिक्र वाकया नहीं हुआ। ट्रेन की रफ्तार सुस्त थी। गालिबन जगह जगह चढ़ाइयाँ थीं, इसलिए रफ्तार सुस्त हो जाती थी। रात गहरी होती गई और ट्रेन के हिचकोलों से मुझे भी नींद आ गई। फिर सुबह ही को आंख खुली थी। खिड़की से बाहर सूरज तुलू हो रहा था। आसपास ऐसे हसीन मनाजिर बिखरे हुए थे कि आंखें रोशन हो गईं। बराबर से ढोक की आवाज उभरी और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। बोला, ये ट्रांसू है, एक हसीन कस्बा। अगर सिर्फ गोटे हिल की सैर करनी है तो इसे जरूर देखो। वो जाने कब से मेरे पास आ बैठा था। मैंने पूछा, तुम यहीं उतरोगे? वो बोला, जरूरी नहीं है। हाँ, अगर मैं तुम्हारे जहन पर गिरा न गुजरूं तो तुम्हें इस सैर की पेशकश करता हूँ। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर गर्दन हिला दी। बाहर दौड़ते हुए मनाजिर आवाज देते हुए महसूस होते थे। मैंने कहा, ठीक है प्रोफेसर, मैं आपके साथ कुछ वक्त जरूर गुजारूंगा। प्रोफेसर ढोक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। ट्रेन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई और आखिरकार वो उस छोटे से स्टेशन पर रुक गई। प्रोफेसर ढोक और मैं अपने कंपार्टमेंट से नीचे उतर आए। कुछ और लोग भी यहाँ उतरे थे, लेकिन ये ज्यादातर मकामी सयाह थे। ट्रेन चंद लम्हात के बाद चल पड़ी और हम बैरूनी रास्ते की तरफ बढ़ गए। सफेद वर्दी में मलबूस रेलवे के अमले के लोग बहुत अजीब नजर आ रहे थे। सफेदी और स्याही की हम आहंगी सुबह की रोशनी में बहुत अजीब महसूस हो रही थी। रेलवे गेट से बाहर निकलने के बाद हमने दूसरी समत के मनाजिर देखे। कस्बा खासा वसी मालूम होता था, लेकिन गोटे हिल की पसमानदगी उससे आया थी। छोटी छोटी इमारतें सब्जे से घिरी हुई नजर आती थीं, बल्कि सब्जा इतना था कि तकरीबन हर इमारत ऊंचे नीचे दरख्तों के झुंड में छुपी हुई महसूस होती थी। जैसी भी आबादी थी, लेकिन जिस कदर हुस्न से मालामाल थी उसका कोई जवाब नहीं था। अतराफ में बिखरे हुए पहाड़ उस आबादी का हिसार किए हुए थे और उन पहाड़ों पर सब्जे के ढलान आंखों को एक ऐसी रोशनी बख्शते थे जो फरहत और ताजगी की नुमाइंदा थी। एक गुजरते हुए शख्स से प्रोफेसर ढोक ने यहाँ किसी क़यामगाह के बारे में सवाल किया तो उसने मकामी जबान में उंगली से एक तरफ इशारा करते हुए वो जगह बताई जहाँ क़याम किया जा सकता था। प्रोफेसर ढोक अगर गोटे हिल का बाशिंदा नहीं भी था तो अफ्रीकी बहरहाल था और मकामी जबान भी अच्छी तरह जानता था। थोड़ी देर के बाद वो मिट्टी और चूने की आमेजिश से बनी हुई एक वसी इमारत के अहाते में दाखिल हो गया।
जिसकी दोनों समत छोटे छोटे कमरे बने हुए थे और उन कमरों पर खुपरेल की छतें पड़ी हुई थीं। एक मकामी शख्स इमारत से बाहर बरामदे में बैठा था। उसने खड़े होकर हम दोनों का इस्तकबाल किया और अपनी जबान में ढोक से कुछ सवालात किए। उसके बाद हमें उस इमारत में एक कमरा मिल गया। अस्तबलनुमा इमारत के ये कमरे घोड़ों ही की रिहाइश गाह मालूम होते थे। बस तखसीस इस तरह होती थी कि वहाँ लकड़ी की जरा मुख्तलिफ किस्म की चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर घास का बिस्तर लगाकर ऊपर से चादर डाल दी गई थी। प्रोफेसर ढोक ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोला, इसमें कोई शक नहीं है कि शहरी आबादी के लवाजमात इंसानी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उनसे इख्तिलाफ भी बहुत दिलकश महसूस होता है। यकीनन तुम इस क़यामगाह से उकता रहे होगे। मैंने कहा, आप तो दिल की बातें जान लेते हैं प्रोफेसर ढोक। मेरा ख्याल है आपको किसी भी सिलसिले में कोई सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। वो बोला, नहीं मिस्टर एली यार, अजीब नाम है तुम्हारा, बहुत लंबा। अगर मैं तुम्हें सिर्फ मिस्टर एली कहूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा। मैंने कहा, नहीं हरगिज़ नहीं। वो बोला, तो मिस्टर एली, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। मैं बेशक कुछ ऐसे उलूम पर कुदरत हासिल कर चुका हूँ जो आम इंसानी जहन के लिए ताज्जुब खेज होते हैं, लेकिन अब इतना भी नहीं कि अपना हर लम्हा उसी में सर्फ कर दूँ। किसी भी अमल को अपनी ज़ात पर मुसल्लत करने के लिए दिमागी और बसरी कुव्वतों को काम में लाना पड़ता है और उनसे थकन होती है। यूं समझ लो, एक खजाना है जो मेरे जहन में महफूज है, और जब मैं उस खजाने का मुंह खोलता हूँ तो मुझे अपनी तमाम तर कुव्वतों को बरूए कार लाना पड़ता है। अब अगर हर सिलसिले में मैं अपनी इन कुव्वतों को खर्च करना शुरू कर दूं तो जाहिर है ये खजाना बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, और फिर जब दोस्त बनाए जाते हैं तो उन पर रोब डालने के लिए हर वक्त ऐसी हिमाकतें नहीं की जाती। मैंने पूछा, मिस्टर ढोक, आप क्या टेलीपैथ हैं? बोला, हाँ, तुम मुझे टेलीपैथ कह सकते हो। मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ। मैंने इनकी मशक की है, लेकिन इन सारी चीज़ों के हुसूल के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस राह में नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम। मैंने कहा, मुमकिन है ऐसा हो, आपका तजुर्बा मुझसे काफ़ी वसी है, मैं इस सिलसिले में क्या कह सकता हूँ। वो बोला, छोड़ो इन बातों को, ये बताओ ज़िंदगी में क्या क्या दिलचस्पियाँ हैं। मैंने कहा, प्रोफेसर, जितना आपने जान लिया है उससे ज़्यादा नहीं। जिंदगी एक मकसद के तहत बसर होती रही है और यही मकसद आज भी सांसों के साथ साथ है और उसी पर अमल पैरा रहना चाहता हूँ। प्रोफेसर बोला, लेकिन जिंदगी की दूसरी दिलचस्पियों में भी तो हिस्सा लेना चाहिए। मैंने कहा, मसलन? प्रोफेसर बोला, हुस्न कायनात, जिसकी ख्वाहिश रोज़े अज़ल की गई थी। मैंने कहा, यानी औरत? वो बोला, हाँ, तुम इन मर्गजारों को देखते हो जो सरसब्ज़ो शादाब हैं। अगर किसी तन्हा मकाम पर बैठे इन्हें देखते रहो तो बहुत जल्द उकता जाओगे, लेकिन इनके दरमियान एक छोटे से झोंपड़े में एक हसीन वजूद तुम्हारे साथ हो तो उकताहट का लफ्ज़ ही जहन से निकल जाएगा। मैंने कहा, आप इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा मुतासिर मालूम होते हैं प्रोफेसर ढोक। वो बोला, बस यूं समझो कि मैं तुम्हारी वजह से तकल्लुफ़ कर गया था, वरना वो शख्स, क्या नाम बताया था उसने अपना, गालिबन ट्रूडो, इस तरह मेरे हाथों से निकल कर न जाता। उसकी बेटी खासी खूबसूरत थी। मैंने होंठ सिकोड़ कर प्रोफेसर ढोक की तरफ देखा। ओ, शक्ल सूरत और हुलिया इंतहाई मज़े का खेज था। कद कामत भी ऐसा ही था, 4.25 फुट से ज़्यादा कद नहीं होगा, लेकिन उसकी बनिस्बत फैलाव काफ़ी था। चेहरे पर मज़े का खेज तासुरात। उस शख्स की शख्सियत में सिवाय मज़े का खेजियत के और कोई ऐसी बात नहीं थी जो काबिल तवज्जो होती, लेकिन उसके बावजूद ये लड़कियों का रसिया था। मगर लड़कियां उसकी तरफ कैसे मुतवज्जे होती होंगी? प्रोफेसर ढोक दूसरी तरफ देख रहा था। वो मेरे ख्यालात की तरफ मुतवज्जे नहीं था, इसलिए उसे अंदाज़ा नहीं हो सका कि मैं क्या सोच रहा हूँ। उसकी ये कैफियत देखकर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि उस शख्स के साथ कुछ वक्त गुजारा जा सकता है, कम से कम वो वक्त जो तफरीही हो। और इन दिनों में ऐसी ही जहनी कोफ्त का शिकार था कि दिल यही चाहता था कि तमाम हंगामा खेजियों को तर्क करके कुछ वक्त मुकम्मल सुकून से गुजारा जाए। प्रोफेसर ढोक थोड़ी देर तक इसी तरह बैठा रहा। उसके बाद बोला, क्या इस सफ़र से तुम कुछ थकन महसूस कर रहे हो? मैंने कहा, नहीं प्रोफेसर, मैं रात को सो गया था। वो बोला, हाँ, मुझे इल्म है, और तुम सुबह तक सोते रहे। इस तरह कम से कम ये बात कही जा सकती है कि तुम जिस्मानी थकन का शिकार नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो आओ, क्यों ना बाहर की सैर की जाए। मैंने कहा, यहाँ के मौसम और यहाँ की ज़िंदगी के बारे में आपकी मालूमात क्या हैं प्रोफेसर? वो बोला, किसी हद तक। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं इन अतराफ़ में काफ़ी घूमता रहा हूँ। हरचंद के मैंने ट्रांसो को नहीं देखा, लेकिन यहाँ से गुजरते हुए उस कस्बे के हुस्न ने मुझे हमेशा मुतासिर किया है, और अक्सर मैंने ये सोचा था कि अगर मौका मिला तो कुछ वक्त यहाँ ज़रूर गुजारूंगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आइए फिर चलें, और चंद लम्हात के बाद हम वहाँ से निकल आए। अपनी रिहाइश गांव से थोड़े फासले पर हमें एक छोटी सी कच्ची पगडंडी नजर आई और हम उस पर आगे बढ़ने लगे। अतराफ में चूने और मिट्टी के मकानात की कतारें नजर आ रही थीं।
इक्का दुक्का पक्के मकानात भी नजर आ जाते थे जिनकी चिमनियों से धुआं खारिज हो रहा था। धूप निकल आई थी लेकिन बादलों की छांव में डरी डरी महसूस होती थी। आसमान पर सुरमई कुचलाहटें उभरी हुई थीं। उनके दरमियान चिमनियों का चकराता हुआ धुआं अजीब सा महसूस होता था। कस्बा मेरे ख्याल के मुताबिक ज्यादा छोटा नहीं था। अंदर जाकर एहसास होता था कि यहाँ की आबादी खासी वसी और गुंजान है। बाजारों में खासी रौनक थी। स्याहफाम औरतें और लड़कियां हाथों में मखसूस किस्म की बांस की टोकरियां लिए खरीदारी के लिए निकली हुई थीं और मर्द अपने अपने कामों में मसरूफ थे। प्रोफेसर ने कहा, मेहनत कशों की इस जिंदगी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है एली? मैंने कहा, क्लासिकल चीज है। ये लोग जिंदगी की बेशुमार नेमतों से महरूम हैं लेकिन उसके बावजूद खुश नजर आते हैं। वो बोला, हाँ, क्योंकि इनकी जरूरतें महदूद हैं। वो उन चीजों के तलबगार ही नहीं जो हमारी जिंदगी का जुज़्व बन चुकी हैं। इनके मसाइल भी मुख्तसर हैं। दिन भर शदीद मेहनत करने के बाद जो कुछ मयसर हो खाकर जिस सुकून की नींद ये सोते हैं वो हमें नसीब नहीं है। मैंने कहा, यकीनन प्रोफेसर ढोक, इनकी जिंदगी काबिल रश्क है। वो बोला, हाँ एली, गोटे हिल में कुदरती वसाइल बेपनाह मौजूद हैं लेकिन अफ्रीकी रियासतों ने अपनी पसमानदगी की वजह से या फिर किसी न किसी के तसल्लुत के सबब आज़ाद होकर भी अपनी वो हैसियत हासिल नहीं की जो वो हासिल कर सकते थे। मैंने प्रोफेसर की बात की तायद की। बोला, हाँ, आपने ठीक कहा। हम काफ़ी देर तक गलियों और बाजारों में घूमते रहे और फिर जब थक गए तो वापस अपनी रिहाइशगाह पर आ गए। प्रोफेसर ढोक ने अपने बिस्तर पर दराज होते हुए कहा, इन अतराफ की सैर के लिए ज़रूरी है कि हम पैदल सफ़र करें और दूर तक निकल जाएं। क्या ख्याल है, कल दिन में यही प्रोग्राम रखा जाए? मैंने कहा, इसके बाद की तफरीहात मैंने आप पर छोड़ दी हैं, जिस तरह आप मुनासिब ख्याल करें प्रोफेसर। वो बोला, बस तो ठीक है, कल हम यहाँ से दूर तक का पैदल सफ़र करेंगे, जहाँ भी जान निकलें, और फिर जब हम अपनी दुनिया में जाना चाहेंगे तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। दूसरी सुबह हम आवारा गर्दी के लिए निकल खड़े हुए। प्रोफेसर ढोक ने अपना मुख्तसर सा सामान उठा रखा था। मेरे पास भी सिर्फ एक बैग था जिसमें एक दो जोड़े कपड़ों के अलावा कुछ मकामी करेंसी थी जो मैंने ज़रूरतन साथ ले ली थी। हम एक चौड़ी और खुशनुमा सड़क पर आगे बढ़ते रहे। ये सड़क उस कस्बे की हालत के पेश नज़र काफ़ी जदीद थी। उसके दोनों तरफ खेत फैले हुए थे और स्याहफाम मर्द और औरतें उन खेतों में काम कर रहे थे। प्रोफेसर ढोक की आंखें दिलचस्पी से उन स्याहफाम हसीनाओं का जायजा ले रही थीं। उसने उन पर बहुत से तबसरे भी किए थे जो उसकी ज़हनियत के अक्कास थे। काफ़ी दिलचस्प आदमी था और मैं सोच रहा था कि अगर उसकी ज़ात में कोई गड़बड़ नहीं है तो उस जैसे शख्स के साथ तो काफ़ी वक्त गुजारा जा सकता है। हम आगे बढ़ते रहे। अंदाजे के मुताबिक कस्बे के बाहर के मनाजिर पहले से भी ज्यादा हसीन होते जा रहे थे। खेतों का सिलसिला खत्म हो गया था और खुदरो दरख्त और उनकी जड़ों में बिछी हुई सब्ज कालीन नुमा तुरशी हुई घास इतनी हसीन लग रही थी कि निगाहें बेइख्तियार उस पर निसार होने लगी। आसमान पर भी बादलों के झुंड सफर कर रहे थे। अफ्रीकी इलाकों के बारे में आमतौर से यही तसव्वुर होता है कि वहाँ सिर्फ शदीद गर्मी और तेज धूप पड़ती है, लेकिन ये मौसम यहाँ के लिए बड़ा ताज्जुब-खेज था। बहुत दूर चलने के बाद दफतन हमने अकब से किसी कार के इंजन की आवाज़ सुनी और फिर हॉर्न भी बजा। चूंकि हम सड़क के दरमियान चल रहे थे लिहाजा हमारी गर्दनें बेइख्तियार घूम गई थीं। तब हमने देखा कि एक इंतहाई शानदार और लंबी लैंड रोवर सड़क पर आ रही है। हम सड़क के दरमियान से हट कर किनारे हो गए और लैंड रोवर हमारे करीब से गुजर कर आगे बढ़ गई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो रुकी और फिर रिवर्स होकर हमारे करीब आ गई। ड्राइविंग सीट से किसी ने सर निकाल कर पूछा, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आवाज निस्वानी थी। प्रोफेसर ढोक ने ड्राइविंग करने वाली का चेहरा देखा और फौरन तैयार हो गया। उसने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, और ड्राइविंग सीट से उतरने वाली लड़की ने लैंड रोवर का दरवाजा खोल दिया। लैंड रोवर की पिछली सीट पर एक औरत दराज थी, दराज कामत स्याफाम औरत जिसकी उम्र 30-32 से कम न होगी, इंतहाई जदीद लिबास में मलबूस थी। मैंने एक ही निगाह में एहसास किया कि स्याफाम होने के बावजूद उसके खद्दोखाल में दिलकशी है। हमें देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो नरम लहजे में बोली, हेलो शरीफ लोगो। प्रोफेसर बोला, हेलो मैडम, और जिस हद तक झुक सकता था झुक गया। ड्राइविंग करने वाली लड़की ने लैंड रोवर का दरवाजा बंद किया और फिर अपनी सीट पर जा बैठी। उसके बाद उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लैंड रोवर एयर कंडीशन थी और अंदर से उसे कीमती आराइशी अशिया से आरास्ता किया गया था। बहुत ही खूबसूरत तफरीही गाड़ी मालूम होती थी। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। औरत ने पूछा, कहाँ से आ रहे हो तुम और कहाँ जा रहे हो? प्रोफेसर ने शीरी लहजे में कहा, सयाह हैं मैडम, कस्बा ट्रांसो में उतर गए थे और वहां से कुदरती मनाजिर देखने के लिए आगे बढ़ाए थे।
सियाफाम औरत ने आंखें उठाकर उसे देखा, देखती रही और फिर निगाहें झुका ली। बोली, सयाहत आला ज़ौक़ की हामिल होती है। वैसे आप लोगों की कौमियतों में तजाद है, क्या क्या नाम हैं आप लोगों के, तारुफ नहीं करवाएंगे? प्रोफेसर जल्दी से बोल उठा, हाँ हाँ क्यों नहीं। खादिम को प्रोफेसर ढोक कहते हैं और ये मेरे दोस्त एली हैं। तवील कामत औरत ने कहा, गुड, आप लोगों से मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम तारीना हार्डो है। प्रोफेसर अजीब से अंदाज में हंसता हुआ बोला, कमाल है, वाकई कमाल है। ये नाम आपके पैदा होने से पहले रखा गया था या पैदा होने के बाद, या फिर आपकी मुकम्मल तश्कील के बाद? वो नर्म मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं नहीं समझी। प्रोफेसर ने कहा, आपका नाम तारीना हार्डो की बजाय बर्गमैन या नैन्सी होता तो आप यकीन करें कि बड़ा मजे का खेज लगता। ये नाम आपकी शख्सियत से इतना हम आहंग है कि उन लोगों पर ताज्जुब होता है जिन्होंने आपका ये नाम रखा। वैसे मैडम, बर-ए-आज़म अफ्रीका यूं तो अपने वहशत खेज हुस्न में यकता है, लेकिन जहां रहने वालों के खद्दो-खाल हसीन नहीं होते, जैसे मैं, यूं लगता है कि आप यहाँ की बाशिंदा ही नहीं बल्कि एक बेपनाह हसीन और पुरस्रार खित्ते की सारी दिलकशी अपने चेहरे में समेट लाए हैं। मैंने सारी जिंदगी इतने हसीन चेहरे का तसव्वुर भी नहीं किया। प्रोफेसर ने अपना कारोबार शुरू कर दिया था। वो बोली, लेकिन मुझे इस पर हैरत है कि अफ्रीका के रहने वाले यूरोपियन अंदाज में अपनी पसंदीदगी का इजहार कब से करने लगे। प्रोफेसर ने हंसते हुए कहा, ओ हाँ यकीनन, लेकिन मैं जरा जदीद अफ्रीकी हूँ, जहन में जो कुछ आता है कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।